हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोडक्शन चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th। और आज हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे, नहीं आज पार्ट 2 पढ़ के इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। बेसिकली हमने पिछली क्लास के अंदर बेसिक रूल जितने भी थे प्रोडक्शन के वो सारे हमने देख लिए थे। आज मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, 100% लिख लो, ये पेपर में आता ही आता है। 100% ये तुम्हें पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। एक क्वेश्चन इससे क्लास बड़ा क्वेश्चन 5-6 नंबर 4 नंबर का आना ही आना है, और वो है क्लास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। इसे क्लास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी कहते हैं। देखो यार, मैंने तुमको बताया था पिछली क्लास में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, याद है आपको? शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। मैंने कहा था शॉर्ट रन यानी कि समय कम है, तो इसमें कुछ फैक्टर तो ऐसे हैं जो फिक्स्ड हैं, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, लाइक बिल्डिंग वगैरह, मशीन वगैरह। और लेबर और रॉ मटेरियल कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में क्योंकि हमारे पास समय बहुत ज़्यादा है, तो इसमें सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल है। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, जबकि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स होते हैं फिक्स्ड और कुछ फैक्टर होते हैं वेरिएबल, राइट। अब इसके अंदर अगर हम लॉ ऑफ रिटर्न्स की बात करें तो ये शॉर्ट रन के अंदर आता है। लॉन्ग रन में होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, शॉर्ट रन में होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो जो लॉन्ग रन में है स्केल, वो आपको नहीं पढ़ना, सिलेबस में नहीं है। बस आपको शॉर्ट रन में एक ही लॉ पढ़ना है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। इससे पहले भी आपने 2 लॉ पढ़ रखे हैं, कौन कौन से? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, है ना। अब हम पढ़ेंगे क्लास रिटर्न्स टू फैक्टर। तो क्या कहता है, ध्यान समझना। एज वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर। तो जैसे जैसे हम लोग लेबर को बढ़ाते चले जाते हैं, कीपिंग कांस्टेंट द अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट रख कर, तो जैसे जैसे हम लोग वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते चले जाते हैं, फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट रख कर, देन द मार्जिनल प्रोडक्ट डेराइव फ्रॉम ईच एंड एडिशनल यूनिट ऑफ वेल फैक्टर इंक्रीज इन द बिगिनिंग। मार्जिनल प्रोडक्ट शुरू में बढ़ता है, बढ़ने का मतलब ऐसे इंक्रीज इन बिगिनिंग, बट आफ्टर अ स्टेज इट स्टार्ट्स फॉलिंग। लेकिन कुछ स्टेज के बाद फिर वो ऐसे घटना स्टार्ट हो जाता है, बिकम जीरो और नेगेटिव। तो एमपी कुल मिलाकर ही जो पूरा का पूरा लॉ है ना, ये एमपी की बात करता है, मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करता है। कई टीचर इसमें टोटल प्रोडक्ट से लिखवाते हैं, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट, भले ही किसी बुक में भी लिखा हो, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लास एमपी की वजह, मार्जिनल की वजह से ही लॉ बनता है। मैं तुम्हें आगे प्रूव भी करूंगा इस चीज़ को। तो ये जो लॉ कहता है, क्या कहता है? जैसे जैसे हम लोग लेबर ऐड करने, मतलब हमारे पास ज़मीन है, मान लो ये जो भी हमारे पास हॉल है इसके अंदर ज़मीन है पूरा का पूरा। जैसे जैसे हम यहाँ पे लेबर को ऐड करने लग जाएंगे, 1 लेबर 2 लेबर 3 लेबर 4 लेबर लगाने लग जाएंगे, तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, यानी कि हर एक एक्स्ट्रा लेबर से जो आउटपुट निकल रहा है, क्या बताया था मैंने पिछली क्लास में आपको? मार्जिनल प्रोडक्ट। 1 लेबर ने काम किया 100 किलो अनाज उगाया, 2 लेबर ने काम किया, दोनों ने मिला के 250 किलो अनाज उगाया, तो एक एक्स्ट्रा लेबर को लगाने से 150 किलो का आउटपुट बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो यही जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो शुरू में बढ़ेगा, लेकिन फिर एक स्टेज बाद वो घट के जीरो और फिर माइनस हो जाएगा। सिंपल सिंपल सी बात है। जैसे यूटिलिटी में एमयू हमेशा घटता है, इसी तरीके से प्रोडक्शन में एमपी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। अभी क्यों होता है, कैसे होता है, सब समझाऊंगा आपको। सो क्या कहता है लॉ ऑफ वेल प्रोपोर्शन, कि जैसे जैसे हम लोग वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएंगे, कीपिंग कांस्टेंट द अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर। भाई फिक्स फैक्टर क्या है? लैंड, मशीन। तो भैया शॉर्ट रन में तो आप इनको वैसे भी चेंज नहीं कर सकते। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे समय कम है, तो आप शॉर्ट रन में तो वैसे भी मशीन बिल्डिंग को आप बढ़ा सकते ही नहीं। तो आप जो बढ़ा सकते हो, क्या बढ़ा सकते हो? वेरिएबल फैक्टर। वही लिखा हुआ है, एज वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर keeping constant the amount of fixed factor, then the marginal product derived from each and additional unit increase in beginning, शुरू में बढ़ेगा, but after a stage, एक stage के बाद it starts falling, becomes zero and negative। ये हमें घटेगा और फिर ये जीरो और नेगेटिव हो जाएगा। ओके तो ये है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसके एजम्पशन क्या है क्लास? ये शॉर्ट रन में ही होता है, कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। ऑब्वियसली शॉर्ट रन में ऐसा होता है। यूनिट ऑफ वेल फैक्टर आर होमोजीनियस। ध्यान समझना, जो भी लेबर आप लगा रहे हो वो सारे लेबर एक जैसे होने चाहिए। नहीं किसी के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, स्किल्स है, किसी के पास बहुत कम एक्सपीरियंस और स्किल्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी आपको क्या करना है? कॉन्स्टेंट। टेक्नोलॉजी अगर आप चेंज कर दोगे तो लॉ फेल हो जाएगा। तो लॉ क्या कहता है, मेरी बात ध्यान समझना। लॉ एक्चुअली में कहता क्या है, अब मैं तुम्हें इस चीज़ को प्रूफ करूंगा विद स्केड्यूल, राइट। देखो
ये रहा क्लास आपका फिक्स फैक्टर, ये आपका फिक्स फैक्टर है और ये आपका वेल फैक्टर। फिक्स फैक्टर है 1 एकड़ ज़मीन, तो तुम्हारे पास 1 एकड़ ज़मीन है, तो 1 एकड़ ज़मीन ही तुम्हारे पास है शुरू से लेके एंड तक। 1 एकड़ ज़मीन तुम्हारे पास शुरू से लेके एंड तक है, क्योंकि आप ज़मीन को चेंज नहीं कर सकते। लैंड इज़ अ फिक्स फैक्टर और शॉर्ट रन में आप फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। जो चेंज कर सकते हो वो वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर। लेबर आपने पहले जीरो था, फिर 1 लेबर, 2 लेबर, 3 लेबर, 4 लेबर, आप लेबर को बढ़ाते चले गए। तो जैसे जैसे क्लास फिक्स फैक्टर बढ़ रहा है और वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा है, तो जो जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा है तो एमपी घटना स्टार्ट हो रहा है। तुम एमपी से ही स्केड्यूल बनाना, कभी गलती नहीं होगी। तुम टीपी से बनाओगे टेंशन होगी, गलती भी। एमपी से बनाना, तो एमपी को शुरू में बढ़ाना है। तो जीरो में तो कुछ होगा ही नहीं, आपने लेबर ही नहीं लगाया तो आउटपुट तो कुछ बनेगा नहीं। 1 लेबर ने 10 का आउटपुट दिया, बढ़ाओ उसको। 2 ने दिया 20 का, फिर घटाना स्टार्ट कर दो। 3 ने 15 का, 4 ने 7 का, फिर एक जगह जीरो कर दो। 5 ने जीरो। अब तुम कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जीरो कर सकते हो। और 6 लेबर ने टोटल -4 का आउटपुट दिया। यानी कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, जैसे जैसे तुम लेबर को बढ़ाते चले जा रहे हो, तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्ट शुरू में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर घट के जीरो और माइनस हो रहा है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। शुरू में रिटर्न तेजी से मिलेगा, फिर घट के जीरो और माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आप एमपी को ऐड करो, टीपी आएगा। मैंने बताया था सम ऑफ एमपी इज कॉल्ड टीपी। तो 1 लेबर 10 का दे रहा है, तो 1 लेबर ने आउटपुट दिया 10 का। 2 लेबर, देखो शॉर्ट रन में आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप ठूसे जा रहे हो जमीन में, लेबर भरे जा रहे हो, तो भैया क्या सब काम करेंगे? काम बिगाड़ेंगे। कोई काम 2 लोग कर सकते हो, तुम 5 लोग भेजोगे जल्दी हो जाएगा? नहीं, वो बिगड़ेगा और खराब होगा वो काम, है ना। जैसे क्या होता है, अब आप 10th में आपने फील किया होगा, जैसे बोर्ड एग्जाम्स आते हैं तो कुछ बच्चे ग्रुप स्टडी करने लग जाते हैं। भाई तू मेरे घर आ जाना, मैं तेरे घर आ जाऊंगा, हम लोग पढ़ेंगे। 2 लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, अकेला इतना अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा था। 2 लोग जमा के 4-5 5-5 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, अकेला थक जाता था 1 घंटे में। फिर तीसरे को पता चल गया, वो कहने लगा भाई मैं भी तुम्हारे साथ आके पढ़ूंगा। तो फिर चौथे को पता चल गया भाई मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ूंगा। पांचों को पता चलेगा भाई मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ूंगा। फिर क्या होता है आपको पता है, फिर पढ़ाई कम, हंसी मजाक मस्ती ज़्यादा होती है और पढ़ाई खत्म हो जाती है। यही यहाँ पे है, जमीन तो उतनी ही है। अब लेबर भरे जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो लेबर, तो क्या होगा? आउटपुट बढ़ने की जगह क्या होगा, शुरू में तो बढ़ेगा लेकिन फिर घट के जीरो और माइनस हो जाएगा। हाँ, तो 1 लेबर 10 का दे रहा था, तो 1 लेबर का टीपी 10। दो जो दूसरा वाला है वो 20 का आउटपुट दे रहा था, दोनों मिला के टोटल आउटपुट दे रहे हैं 30 का। तीसरे वाले ने 15 का दिया, तो तीनों मिलाने के कितना दे रहे हैं क्लास? दो तो 30 का दे रहे थे, 2 30 का दे रहे थे, तीसरे ने 15 का दिया, तो ये 45। 3 तो 45 का दे रहे थे, चौथे वाले ने 7 दिया। 45 7 कितना हो गया? 52। पांचवा लेबर ने जीरो दिया, 52 + 0 कितना हो गया? 52। छठे लेबर ने -4 यानी कि 48। तो कुछ टीचर इसको ना टीपी से करवाते हैं, कुछ टीचर कि पहले टीपी लिखवाएंगे फिर एमपी लिखवाएंगे। नहीं, पहले आप एमपी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्लास, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 + 2 5, 2 + 3 5, कोई लॉजिकली देखो चेंज नहीं है। डब्बे को इधर आगे पीछे कर दो, कोई मतलब नहीं है उससे। तो देखो, अब 1 लेबर ने 10 का दिया, 2 ने 30 का, 3 ने 45 का, 4 ने 52 का, 5 ने 52 का, 6 ने 48 का। तो अकेले लेबर ने 10, 30 में से 10 गया 20, 45 में से 30 गया 15, 52 में से 45 गया 7, 52 में से 52 गया 0, 48 में से 52 गया -4। तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है शुरू में बढ़ रहा है, फिर जीरो और माइनस, यहाँ पे डायग्राम में भी आपको दिख जाएगा टीपी एमपी एपी का। तो अभी मैं डिटेल में आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा। अब एपी की बात करते हैं, तो टोटल प्रोडक्ट को क्वांटिटी ऑफ लेबर से डिवाइड दो। 10 को 1 से डिवाइड दो, 10 एपी आ जाएगा। 30 को 2 से डिवाइड दो, 15, 45 को 3 से 15, 52 को 4 से 13, 52 को 5 से 10.4, 48 को 6 से 8। तो जैसा जैसा क्लास आपको दिखेगा, एमपी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, एपी भी सेम है। मैंने आपसे कहा था एपी एमपी भाई भाई होते हैं। तो ये हो गया डायग्राम। चलते हैं क्लास, जरा इसी स्केड्यूल का एक बार डायग्राम अच्छे से बना के चलते हैं। ये रहा क्लास आपका डायग्राम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखो, अच्छे से समझना क्लास, क्योंकि ये आता है। तो अगर आप अंडरस्टैंड अच्छे से कर लोगे ना, तो यहाँ पे कुछ वो भी आता है इसमें, मतलब ट्रू फॉल्स भी आता है, तो वो भी आप गलती नहीं करोगे फिर। ठीक है, 89 90। चलो देखो, 0 ये वाई एक्सिस, टी पी एम पी ए पी। मैंने पिछली क्लास में बताया था तुम्हें, लेकिन फिर बता रहा हूँ, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जब भी तुमको लॉ पूछेगा तो लॉ बनाना, लॉ के बारे में लिखना पहले क्या है, फिर नीचे स्केड्यूल डायग्राम, उससे पहले अजम्पशन भी लिखना। ठीक है, तो ये हो गया डायग्राम। तो अब यहाँ पे हमें क्लास बनाना है, तो देखो कैसे बनेगा। ये हो गया टीपी, तो अगर आपने आउटपुट 0 रख रखा है तो 0 से शुरुआत करना। ये हो गया टीपी, टोटल प्रोडक्ट।
तो यहाँ देखोगे ना, शुरू में तेजी से बढ़ रहा है, देख रहे हो, ये शुरू में तेजी से बढ़ रहा है, होपफुली यहाँ तक है ना, शायद यहाँ आसपास कहीं, तो ये तेजी से बढ़ रहा है ऐसे बहुत तेजी से, फिर ये धीरे धीरे बढ़ने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर ये पहुँच गया अपने मैक्सिमम लेवल पे, फिर ये यहाँ पे डाउन हो गया। ध्यान से समझना क्लास, ये शुरू में एकदम तेजी से बढ़ रहा है, फिर क्लास ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम, फिर ये डाउन होने लगा। ये हो गया क्लास आपका टीपी, टोटल प्रोडक्ट। ओके, अब तुमने दो पॉइंट यहाँ बनाया है, ध्यान सुनना, दो पॉइंट। ये शुरू में जो तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ पे आपने एक पॉइंट बनाया है, और फिर जब मैक्सिमम आपने यहाँ से एक पॉइंट बनाया है, तो एक परपेंडिकुलर आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, डॉट डॉट करके ना एक परपेंडिकुलर अच्छे से यहाँ बना लो, ऐसे ऐसे करके। ये देखो, ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लो, ये हो गया एक परपेंडिकुलर यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं क्लासेस को। ठीक है, अब समझना जरा, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अब हमें एमपी बनाना है, तो जो एमपी हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, देखो क्लास, टीपी तो तुमने समझ लिया, यहाँ पे तेजी से बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे अपना रोटेशन, मतलब ऐसे 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 हो रहा है, यहाँ तक तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कुछ, है ना, तो वही मैंने यहाँ बनाया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब हमें एमपी बनाना है, तो यहाँ कहीं से भी शुरू कर सकते हो। तो एमपी शुरू में बढ़ेगा, और जैसे इस लाइन को टच होगा ना, यहाँ से घटना स्टार्ट हो जाएगा, और इस पॉइंट से निकल जाएगा छू के। ये हो गया एमपी। टीपी और एमपी देख लो क्लास कैसे बना, फ्री हैंड से बनाना है, कोई भी बहुत परफेक्ट डायग्राम है क्लास, इससे परफेक्ट कुछ नहीं, मोस्ट परफेक्ट डायग्राम मैंने बना के दिया है। ठीक है, तो ये हो गया टीपी। देखो आप हमेशा एमपी बनाओगे यहाँ से बनाना, ये जो लाइन ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी यहाँ से इसे जैसे ये टच होगा इस लाइन को, ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही इस टच होगा यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे टीपी मैक्सिमम है वहाँ पे एमपी जीरो हो जाएगा, और फिर ये नीचे माइनस में ऐसे गिर के चला जाएगा। तो टीपी कभी माइनस में नहीं जाएगा, टीपी तो शुरू में तेजी से इंक्रीज होगा, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होगा, फिर घटना स्टार्ट होगा, बट माइनस कभी नहीं होगा। कितने भी लेबर लगा लो, कुछ तो बनाएंगे सामान, खाली थोड़ी सारे थोड़ी खाली बैठेंगे। एमपी शुरू में बढ़ेगा, फिर घटना स्टार्ट, फिर जीरो और नेगेटिव। जैसा एमपी होता है वैसा ही एपी होता है। एमपी एपी भी बढ़ेगा, ऐसे टच होते ही गिर जाएगा एपी। ये हो गया, तो ये देखो टच होते ही यहाँ पे, टच होते ही जो है क्लास यहाँ पे फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो एपी कैसे बनेगा, ये टच हुआ, टच होते ही गिरना स्टार्ट हो गया एपी। तो ये डायग्राम बन गया टीपी एमपी एपी। एवरेज प्रोडक्ट भी कभी माइनस में नहीं जाएगा, घटेगा जरूर, कभी माइनस में नहीं जाएगा। मैंने शेड्यूल में जीरो से शुरू किया था टीपी, इसीलिए मैंने जीरो से बनाया, नहीं तो आप अगर यहाँ से बनाते तो भी आंसर सही होता, कोई दिक्कत नहीं है। ये है डायग्राम। तो माइक्रो में जितने भी डायग्राम बना सकते हो जहाँ उतना आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं, तो स्केड्यूल हो गया, डायग्राम हो गया, अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एमपी। जब भी तुम्हें पेपर में रिलेशनशिप पूछा जाए, जब भी तुमको पेपर में रिलेशनशिप मांगे, तो तुम क्लास जिस चीज़ का रिलेशनशिप मांग रहा है उसका डायग्राम पहले बना देना। कितना सिंपल है, यहाँ पे टीपी एमपी का डायग्राम बना दो, यहाँ पे बना दो यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो तुमको पता है टीपी एमपी का पूछ रहा है, तो ये हो गया क्लास आपका टीपी, और जहाँ मैक्सिमम है यहाँ से लाइन खींचो, और ये हो गया क्लास आपका एमपी। यानी जहाँ पे टीपी मैक्सिमम है वहाँ पे एमपी जीरो हो जाएगा, राइट। ये हो गया। तो जिस चीज़ का तुमको बोलेगा कि भैया रिलेशनशिप बताओ पेपर में, एक ना एक रिलेशनशिप तो पक्का आएगा, तो आप ऐसे बना सकते हो। तो टीपी इंक्रीजेस एमपी पॉजिटिव, पहला टीपी इंक्रीजेस एमपी पॉजिटिव, टीपी मैक्सिमम एमपी जीरो, टीपी फॉल्स एमपी नेगेटिव, राइट। तो क्या लिखेंगे, एज टीपी इंक्रीजेस एमपी इज पॉजिटिव। टीपी इंक्रीज करेगा एमपी पॉजिटिव रहेगा, टीपी मैक्सिमम होगा एमपी जीरो होगा, टीपी घटेगा एमपी नेगेटिव होगा। पेपर में टीपी एमपी मत लिखना, पूरा लिखना, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, पता नहीं टीचर काट ले इसलिए। बात समझ गए क्लास, यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूँ, टीपी इन तुम्हें देखना और लिखना, भैया ये याद नहीं करना है। टीपी इंक्रीज एमपी पॉजिटिव, बड़े घट रहा है बट है तो पॉजिटिव, है तो इस लाइन के ऊपर ना, एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। और जैसे टीपी घट रहा है एमपी चला गया नेगेटिव, जैसे जहाँ से घटना स्टार्ट हुआ वहीं माइनस चला गया, टीपी मैक्सिमम एमपी जीरो। ये स्केड्यूल में भी तुम्हें दिख रहा है, देखो ये रहा, टीपी इंक्रीज हो रहा है पूरा का पूरा, कहाँ तक, यहाँ तक, तो एमपी पॉजिटिव है। टीपी जब मैक्सिमम हो गया 52 लास्ट पॉइंट पे, एमपी जीरो, टीपी जैसे घटा एमपी माइनस। स्केड्यूल में भी यही दिखेगा, हर जगह ये दिखेगा, बस तुम स्केड्यूल एमपी से बनाना, पहले बढ़ाना 5 6 7, फिर घटाना 4 5 2 0 -1, नहीं फिर घटाना 4 3 0 -1, 1 0 1 -1 रख देना,
पक्का कभी गलत नहीं होगा। फिर एमपी को जोड़ के टीपी, टीपी को डिवाइड दो एपी, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन एपी और एमपी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में भी, सॉरी उसमें मतलब एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, ट्रू फॉल्स में भी, तो ध्यान से समझना। एपी एमपी, एपी एमपी जो होते हैं ना हमेशा भाई भाई होते हैं। तो जो एमपी है वो बढ़कर ऐसे घटता है, माइनस में चला जाता है। एपी भी ऐसे बढ़ेगा, टच होते ही घट जाएगा। ध्यान समझ लो, टच होते ही घट जाएगा। सीधी लाइन में बनाना, फ्री हैंड बनाना ऐसे, ठीक है, टच होते ही घट जाएगा। ये ऐसा डायग्राम, दोनों निकलेंगे सेम पॉइंट से। तो ध्यान से अब जरा इनका रिलेशनशिप देखना। ओके, जब एपी बढ़ रहा है तो एमपी भी बढ़ रहा है, मतलब जब सॉरी जब एमपी बढ़ रहा है तो एपी भी बढ़ रहा है। बट बड़ा कौन है क्लास? बड़ा है एमपी, एमपी इज ग्रेटर देन एपी। ओके, when MP rises AP also rises but MP is greater than AP। जब दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों साथ भाई बढ़ रहे हैं एक साथ, लेकिन ये भाई बड़ा है, MP बड़ा है AP से, पहला। दूसरा, when MP falls AP also falls। जब जब ये घटने लगा MP तो AP भी घटने लगा, राइट? जब MP घटने लगा तो AP भी घटने लगा। जब दोनों घट रहे थे तो बड़ा कौन था? तब AP इज ग्रेटर देन MP। तो जब दोनों घट रहे हैं तो एपी बड़ा है, जब दोनों बढ़ रहे हैं तो एमपी बड़ा है। और जब एपी अपना पूरा जोर लगा देता है, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, तब एपी एमपी को कट करता है। एपी कट्स एमपी, एपी एमपी को काटता है एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। हियर एपी इज इक्वल टू एमपी। दोनों बढ़ रहे हैं तो एमपी बड़ा है, दोनों घट रहे हैं तो एपी बड़ा है। और एपी अपना पूरा जोर लगा के यहाँ से रेस लगा के इसे टच करता है, छूता है, फिर नीचे गिर जाता है। यानी कि एपी एमपी इस पॉइंट पे बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो कितने सिंपल तरीके से क्लास में समझा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए प्लीज़ कमेंट में बताना मुझे, और वन शॉट भी कराऊंगा आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस पेपर, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। बस सपोर्ट दिखाओ कि आपकी सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है मेहनत करने का, काम करने का। मेरा दूसरा चैनल भी है क्लास 12 वालों का, मैं जी जान लगा के मेहनत कर रहा हूँ उसके ऊपर। आप देखना 12th में आप आओगे तो कितना आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आप सपोर्ट दिखाओगे डेफिनेटली, क्लास यहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ और अच्छे से करूँगा। बस ये जो बीच का एक पोर्शन है ना, यहाँ पे क्या होता है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, मतलब दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं बीच वाले पोर्शन में। बाकी यहाँ पे देखो दोनों बढ़ रहे हैं, यहाँ दोनों घट रहे हैं, यहाँ एमपी बड़ा है, यहाँ एपी बड़ा है। खैर उसको लिखने की जरूरत नहीं है कोई बीच वाले पोर्शन को। ये आपका हो गया रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। ओके, चलो अब फाइनली जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, यानी कि ये जो स्टेजेस है, फेसेस है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के, वो तीन स्टेजेस, वो तीन फेसेस कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला स्टेज जो है, सबसे पहला फेज क्या है? स्टेज वन। स्टेज वन को बोलते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। स्टेज वन यानी कि स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, जहाँ रिटर्न तेजी से मिल रहा है, राइट? हियर अब मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम में, चलो आ जाओ। यहाँ पे ये पूरा पूरा डायग्राम है, मैं तुम्हें डायग्राम में और स्केड्यूल में दोनों जगह दिखाऊंगा। तीन स्टेजेस होते हैं, मैं तुम्हें तीनों स्टेजेस को हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, यहाँ पे यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये स्टेज वन है। स्टेज वन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या है क्लास? स्टेज वन है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या है? स्टेज टू। तो ये हो गया स्टेज वन, ये हो गया स्टेज टू। अब इसके बाद का सारा पोर्शन जो हो गया वो स्टेज थ्री हो गया। तो देर आर थ्री फेजेस और थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। जब तक, मेरी बात ध्यान सुनना क्लास, यहाँ पे बहुत फंसाता है एग्जामिनर। टीपी तेजी से बढ़ रहा है और एमपी भी बढ़ रहा है, सॉरी एपी पे टिक कर दिया, ये रहा एमपी। टीपी तेजी से बढ़ रहा है और एमपी भी बढ़ रहा है, ये पूरा का पूरा स्टेज वन। तो स्टेज वन को बोलते हैं फेज वन, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे एमपी बढ़ रहा है इसीलिए इसका नाम इंक्रीजिंग रिटर्न है। मैंने शुरू में कहा था कि कोई टीचर अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में टीपी लिखवा रहे हैं तो सही वो भी है, गलत नहीं है, बट बेटर है एमपी। क्यों? क्योंकि जितने भी स्टेजेस का नाम दिया गया वो एमपी को देख कर दिया गया है। एमपी बढ़ रहा है यहाँ पे, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अब एमपी घट रहा है यहाँ से यहाँ तक और टीपी बढ़ रहा है धीरे धीरे। एमपी घट रहा है डिमिनिश और टीपी बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसलिए इस पूरे फेज को बोलते हैं फेज टू, यानी फेज टू स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। फाइनली यहाँ पे टीपी पहली बार घटेगा और एमपी नीचे माइनस में चला जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक स्टेज वन जो लाइन खींची थी, मैक्सिमम जहाँ पे एमपी जीरो है
वो स्टेज 2 की शुरुआत है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कट लगा देना, जहाँ पे एमपी मैक्सिमम वहाँ पे कट लगा देना। इससे पहले स्टेज 1, इसके बाद स्टेज 2 और सबसे लास्ट में स्टेज 3। ये 3 फेजेस हैं, ओके। यानी कैसे समझे क्लास आप, अगर तुम्हें मान लो पेपर में तुम्हें कोई स्केड्यूल दे देगा ऐसे करके कि ये रहा एक स्केड्यूल, अब आप इसे देख के पहचानो कहाँ से कहाँ तक फेज़ 1 है, कहाँ से कहाँ तक फेज़ 2 है। तो कैसे पहचानोगे, जहाँ पे एमपी मैक्सिमम है, एमपी मैक्सिमम कहाँ पे है मुझे बताओ, 20, तो ये पूरा का पूरा फेज़ 1 हो गया। देख रहे हो, यहाँ लिखा भी है, देखो ये रहा 1। जहाँ पे एमपी 0 है, यहाँ तक आपका स्टेज 2 हो गया, ये 0 तक। और बस ये जो लास्ट वाला माइनस में है, ये स्टेज 3। तो माइनस का स्टेज 3, 0 तक स्टेज 2, और जहाँ पे एमपी बढ़ रहा है स्टेज 1, जहाँ घट के 0 हो गया स्टेज 2, और -4 हो गया आपका स्टेज 3। तो ये 3 फेजेस हैं। कई बार आपको क्वेश्चन में एक स्केड्यूल दे देगा और बोलेगा पहचानो कहाँ से कहाँ तक स्टेज 1 है, कहाँ से कहाँ तक स्टेज 2। तो किसे पकड़ के पहचानोगे, एमपी को। एमपी मैक्सिमम स्टेज 1, एमपी 0 स्टेज 3, रेस्ट जो बचा उसके बाद एमपी नेगेटिव जो है वो स्टेज 3। खत्म। पॉजिटिव है, बढ़ रहा है, तो मैक्सिमम पहुंच गया। क्लास आपका मैक्सिमम जहाँ तक बढ़ रहा है, जहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज स्टेज 1। जहाँ पे घट के स्टार्ट होगा 0 स्टेज 2, जहाँ माइनस में चला गया स्टेज 3। यही आपका 3 था जो आपको ध्यान रखना था, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 3 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो स्टेज 1 कौन सा है, जहाँ पे टीपी इंक्रीज होता है। यहाँ पे गलती मत करना, एमसीक्यू में कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, ट्रू फॉल्स में भी। Here TP increases at increasing rate and MP also increases. स्टेज 1 वो स्टेज है जहाँ पे टीपी तेजी से बढ़ रहा है और एमपी भी बढ़ रहा है। मैंने तुम्हें डायग्राम में दिखा दिया, यहाँ से ये स्टेज 1 है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ टीपी बढ़ रहा है तेजी से और एमपी भी बढ़ रहा है। स्टेज 2 में टीपी धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो, एक बढ़ना होता है 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5 लाख। एक बढ़ना होता है 10, 12, 10, 15, फिर 15, 18, फिर 18 के बाद 19, ऐसे बढ़ना। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये ऐसे बढ़ रहा है धीरे धीरे, ऐसे ऐसे ऐसे। एक बढ़ता है एकदम ऐसे तेजी से, ऐसे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे टीपी धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ पे तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ पे तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, और यहाँ पे एमपी फॉल हो रहा है। इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। और जहाँ पे टीपी घटेगा और एमपी माइनस में जाएगा, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। तो ये लिखा हुआ है, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी फॉल्स। टीपी तेजी से बढ़ रहा है ना। तेजी से बढ़ने का मतलब 10, फिर 20, फिर 50, फिर 100। देख रहे हो, गैप बढ़ता चला जा रहा है। और धीरे धीरे बढ़ने का मतलब है 10, 15, 15 के बाद फिर 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 22। तो ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये तेजी से बढ़ रहा है। तो शुरू में टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। अब रीजन क्या है इसका, फुल रिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। जितने भी फिक्स असेट है ना, वो नए हैं, तो उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल हो रहा होता है। भाई नई नई मशीन ज़्यादा आउटपुट देती है, नया पंखा अच्छे से चलता है, तो इसकी वजह से आउटपुट तेजी से बढ़ता है शुरू में, है ना। इन स्टेज 1 फिक्स फैक्टर सच एज मशीन रिमेन्स अंडर यूटिलाइज, इट इज फुलर यूटिलाइजेशन कॉल फॉर ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ वेल फैक्टर। थोड़ा कम लेबर भी लगाओगे ना तो आउटपुट अच्छा देगा। मशीन नई है, लेबर कम एफर्ट डालेगा तब भी आउटपुट अच्छा देगा। बिजली थोड़ी कम भी है ना तो पंखा तेजी से चलेगा, अगर नया है तो। पुराना है तो थोड़ी सी बिजली कम हुई तो पंखा धीरे चलने लग जाएगा, आवाज़ करने लग जाएगा। Hence, initially additional output of Weyl factor add more and more of total output, marginal product of Weyl factors tends to increase। तो शुरू मशीन नई होती है, इसीलिए लेबर का आउटपुट बढ़ जाता है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ Weyl factor, ये रीजन है कि क्यों ऐसा होता है, शुरू में तेजी से बढ़ता है टीपी और एमपी बढ़ता है, क्योंकि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर है और इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ Weyl फैक्टर। लेबर भी नया होता है, शुरू में आपको पता है, नई नई किताब आती है, आप खूब पढ़ते हो, फिर बाद में क्या होता है, यही यहाँ पे भी है। नया नया लेबर है, शुरू में काम अच्छे से करता है, जिसकी वजह से आउटपुट जो है वो तेजी से बढ़ता है स्टेज 1 में। और स्टेज 1 में कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है बिटवीन द फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। मशीन और लेबर, इन दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा रहता है। बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर so long as fixed factor remains underutilized। तो यहाँ पे application of Weyl factor tend to improve the degree of coordination between fixed and Weyl factor, as result TP increases at increasing rate। दोनों के बीच का coordination better हो जाता है, तालमेल better हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका output है वो बढ़ने लग जाता है। better coordination। तो ये 3 रीजन है स्टेज 1 के। स्टेज 2, stage of diminishing return, here TP increases at decreasing rate and MP falls but still positive। तो यहाँ ध्यान समझना, यहाँ पर TP इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, TP बढ़ तो रहा है। यही बहुत बड़ी गलती आप करते हो, मैं लिख देता हूँ हिंदी में, स्टेज 2 में TP घटता नहीं है, MP घटता है, ठीक है।
स्टेज 2 का नाम जरूर डिमिनिशिंग रिटर्न है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेज 2 में टीपी घटता है, एमपी घटता है। टीपी तो अभी बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये रहा स्टेज 2 जहाँ पे टीपी धीरे धीरे बढ़ रहा है और एमपी घटता है। रीजन क्या है? फिक्सिटी ऑफ फैक्टर। क्यों? क्लास देखो सीधी सी बात है कि आप जमीन को भी तो बढ़ाओ, आप जमीन नहीं बढ़ा रहे, सिर्फ लेबर लेबर बढ़ाते चले जा रहे हो, तो आउटपुट क्या मिलेगा? फिर आउटपुट धीरे मिलेगा, उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना पहले मिल रहा था। फिक्सिटी ऑफ फैक्टर कहते हैं उसको। दूसरा इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूट। भैया आप लैंड की जगह लेबर को यूज़ नहीं कर सकते कि चलो मैं ज़मीन नहीं यूज़ करूंगा, मैं एक लेबर एक्स्ट्रा लगा दूंगा, आउटपुट बढ़ जाएगा। अब मैं ज़मीन, ऐसे मान लो मुझे किसी से, मेरी बात ध्यान समझना, मुझे किसी बच्चे से अपना काम करवाना है, तो मैंने एक काम दिया उसको, फिर मैंने उसको दूसरा काम भी दे दिया, फिर मैंने तीसरा काम भी दे दिया उसको, तो काम कैसे कर पाएगा? तो मुझे नया बंदा चाहिए नए काम के लिए, सो दैट मेरा काम अच्छे से हो सके। इसी तरीके से भैया आप मशीन तो बढ़ा नहीं रहे, एक ही मशीन पर दबा दबा, एक ही बस में भरे जा रहे हो पैसेंजर, बस अच्छे से कहाँ चल पाएगी फिर? तो ये दूसरा रीज़न है कि भैया फैक्टर सब्स्टिट्यूट इम्परफेक्ट है, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये यूज़ आप नहीं कर सकते। आपको लेबर की जगह लेबर और मशीन की जगह मशीन ही यूज़ करना पड़ेगा, ज़मीन बढ़ानी पड़ेगी। शॉर्ट रन में ज़मीन बढ़ा नहीं सकते क्योंकि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर क्या होते हैं? फिक्स्ड। तीसरा पुअर कोऑर्डिनेशन। भैया कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है। मशीन नई थी, लेबर नया था, अच्छा चल रहा था कोऑर्डिनेशन, पुरानी हो गई मशीन, लेबर भी पुराना हो गया, भैया कोऑर्डिनेशन घट जाता है, जिसकी वजह से एमपी भी फॉल हो जाता है। स्टेज 3 स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। हियर टीपी फॉल्स बट पॉजिटिव एंड एमपी गोज नेगेटिव। ध्यान समझना, स्टेज 3 के अंदर क्या होता है? टीपी फॉल्स हो रहा है और एमपी माइनस में चला जा रहा है। स्टेज 3 में हियर टीपी फॉल्स बट पॉजिटिव एंड एमपी गोज नेगेटिव। टीपी घट रहा है लेकिन स्टिल पॉजिटिव है और एमपी गोज नेगेटिव। तो ध्यान रखना, टीपी थर्ड स्टेज में भी नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव रिटर्न मतलब एमपी माइनस में चला गया। तो हर जगह एमपी को देखकर ही काम करना है, और इसका एक ही रीज़न है क्लास, एक ही कॉज है, और ये है क्लास एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, कि आपने फिक्स फैक्टर का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से टीपी क्या हो रहा है क्लास? घट रहा है और एमपी चला गया माइनस में। ओके, तो ये देखो शेप, रीज़न भी हमने समझ लिया। एमपी जब ऐसा होगा तो टीपी देखो तेज़ी से बढ़ रहा है ना। एमपी जब स्ट्रेट है तो क्लास टीपी जो है इस तरीके से आएगा, है ना, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगा। एमपी माइनस में होगा, एमपी गिर जाएगा तो टीपी ऐसा हो जाएगा। तो ये थोड़ा शेप है, ध्यान रखना। शुरू में ऐसा होता है एमपी, तो ये ऐसे बढ़ रहा होता है, फिर बाद में एमपी घट जाता है, तो ये ऐसे, ये डिमिनिशिंग हो गया, इंक्रीजिंग, ये कांस्टेंट रिटर्न है, ठीक है। एमपी कांस्टेंट अगर हुआ तो फिर टीपी का शेप ऐसा होगा, एमपी इंक्रीज होगा टीपी का शेप ऐसा होगा, एमपी अगर डिक्रीज होगा टीपी का शेप ऐसा होगा। ये अलग अलग पूछ सकता है, ध्यान रखना। ओके, बस खत्म। तो ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से एंड हो गया। स्टेजेस मैंने बता दिया आपको, डिफरेंट फेजेस, लॉ बताया, और हमने रिलेशनशिप देखा। आई थिंक सब कुछ हमारा कंप्लीट है, इससे बाहर कुछ भी पेपर में नहीं आएगा। हमारा पूरा प्रोडक्शन चैप्टर 2 क्लासेस में, थोड़ी क्लास लंबी होती है मेरी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे समझ आए। इसी को मैं 4 पार्ट में कर देता, 4 दिन वीडियो आ जाती। इसी चक्कर में क्लास कई बार वीडियो मिस हो जाती है आना, क्योंकि 11th-12th का बहुत प्रेशर है अभी, ठीक है, CUET का भी। तो बस सपोर्ट करते रहना, शेयर करना है वीडियो को। ये 2 क्लास में मैंने चैप्टर को पूरा अच्छे से सिखा दिया, अब आप किसी को भी आंसर दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। यहाँ पे अकाउंट्स की प्लेलिस्ट है, आप उसको भी चेक करना, और बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।